आज स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। उससे पहले थोड़ा रिकैप, आपको याद होगा सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हम लोगों ने बताया था कि अगर कोई कंडक्टर होगा या कॉइल होगा उसके थ्रू करंट आई जाएगा, तो अगर करंट आई वेरिंग होगा तो उसकी वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और इसके दो केस स्टडी किए थे। केस 1, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट अपोजेस द चेंज इन द करंट, जिसकी वजह से उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, दैट इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज इन द करंट। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। यहाँ पे मैंने ब्लू पेन से केस 1 को सर्कल किया है, तो यानी कि ब्लू पेन वाला करंट ये रहा फर्स्ट केस में। सेकंड केस के अंदर अगर करंट डिक्रीजिंग होगा तो अगेन करंट इंड्यूस होगा, विच बेसिकली सपोर्ट द डिक्रीजिंग करंट, जो इस करंट को डिक्रीज होने के लिए रोकेगा और सपोर्ट करेगा कि भैया सेम डायरेक्शन में चलो। तो ये रेड वाला हमने लिया है वो। तो उसके बाद आपको बताया था कि हर एक टर्न के अंदर या हर एक कॉइल के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। तो यानी कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इंड्यूस्ड। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है, देन वी गॉट अ कांस्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड एल। एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो phi इज इक्वल टू L into I आया। उसके बाद L का फॉर्मूला अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमने स्टडी किया था तो हमने उसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई किया। ये 1 टर्न के लिए था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कैपिटल N होगा पुत्र। सो इट इज इक्वल टू N into phi t डिवाइडेड बाय I। तो ये फॉर्मूला आ गया था आपका सेल्फ इंडक्टेंस का। फिर आपने ईएमएफ का कैलकुलेट किया था, फॉर्मूला जो इंड्यूस्ड हुआ था, ईएमएफ इज इक्वल टू d phi by dt, और मोड लगाया है ताकि हम उसके साइंस के बारे में या डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे टेंशन ना लें। तो फाई का वैल्यू यहाँ से आपने पुट किया L into I या N into L into I, वो आपकी मर्जी है। तो L कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला है L into di by dt। ये फॉर्मूला आप याद रखें, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब हम चलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लेट्स सपोज आप एक सोलेनॉइड लेते हो जिसकी लेंथ L है, जिसका रेडियस R है। उसके थ्रू जैसे ही आप वेरिंग करंट I पास करवाओगे, यानी कि कभी ऑन ऑफ करो या करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, तो डेफिनेटली आपकी कॉइल के अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा सर? बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो लेट्स सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N एंड देयर इज अ स्मॉल n व्हिच इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N बाय L। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लिखते हैं, सबसे पहले एक टर्न लेते हैं पुत्र, और एक टर्न अगर हम लेंगे तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द वन टर्न इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, जो या पूरी सोलेनॉइड के थ्रू जाएगी वही यूनिफॉर्मली पास होगी, ये आपको पता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट द सेंटर कितना है? म्यू नॉट एन इनटू आई। ठीक है जी। अब एरिया वेक्टर यहाँ पे हमने सेम डायरेक्शन में लिया जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। क्लियर हो गया जी? थीटा 0 हो गया, तो फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न इज इक्वल टू बी इनटू ए, दैट इज बी का वैल्यू म्यू नॉट एन इनटू आई, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आया फॉर ईच टर्न। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू द ऑल टर्न्स, तो आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल N व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इनटू आई इनटू पाई आर स्क्वायर। तो मर्जी करो। तो अब टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला है पुत्र कैपिटल N इंटू म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कैपिटल N का फॉर्मूला हमने N इंटू L रखा। लेट्स सपोज कैपिटल N इज टोटल टर्न एंड स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो उस हिसाब से फॉर्मूला गया N इंटू L इंटू म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू पाई स्क्वायर। N से N मल्टीप्लाई हो गया। अब रीअरेंज करके फॉर्मूला लिखा टोटल फ्लक्स का, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू L इंटू आई। अब जैसा आप सबको पता है, थोड़ी देर पहले बताया, दैट टोटल फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू L इंटू आई। तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों टर्म्स को। सो L इंटू आई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर स्मॉल l इंटू आई। तो यहाँ पे आप देखिए I से I कट जाएगा, तब आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू L। क्लियर हो गया जी? अब स्मॉल n की जगह अगर आप कैपिटल N की टर्म में लिखना चाहते हो तो n बाई l का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, देन n स्क्वायर पर n स्क्वायर, एक l कट गया। सो देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग solenoid in which current or varying current is passing through, so that is equal to mu naught n square pi r square by L। और ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आपको बताया था वो डिपेंड नहीं करता है ना ही फ्लक्स पे ना ही
करंट पे। वो किन पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, वो डिपेंड करता है एरिया पे, वो डिपेंड करता है लेंथ पे। यानी कि हम कह सकते हैं वो डिपेंड करता है साइज पे, ओरिएंटेशन पे, या फिर उसकी डायमेंशंस पे। ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। फर्दर आपने अगर दो कॉइल्स को कॉम्बिनेशंस में या ग्रुपिंग में यूज करना है तो आपके पास जैसे सीरीज और पैरेलल के केसेस होते हैं वैसे यहाँ पे भी हैं। तो अगर आप कॉइल्स को सीरीज में लगाते हो सबसे पहले तो क्या फॉर्मूला होगा नेट इंडक्टेंस का। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, दो कॉइल्स, एक का इंडक्टेंस सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1, एक का L2, दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया बोले तो रेडियस पे, बोले तो लेंथ पे, है ना। यहाँ पे आप देखिए मैंने दोनों की 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 यानी कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स अलग रखे हैं, तो डेफिनेटली कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी अलग होगा। अब अगर इनको सीरीज में लगाओगे अलोंग अ फिक्टिशियस बैटरी तो आप देखेंगे कि यहाँ से करंट जा रहा होगा और वो करंट दोनों में सेम रहेगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिनोट किया जाता है के से, वो अगर 0 है तो इन दैट केस जो सेम करंट है वो पास होगा, ठीक है। और ईएमएफ दोनों के अक्रॉस बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस डिफरेंट हो जाएगा E1 एंड E2, और इन दोनों का ईएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड। So net EMF induced is equal to EMF induced in the first coil plus EMF induced into the second coil which are connected in a series with each other। फॉर्मूला लगाइए, EMF का फॉर्मूला L into di by dt है ना। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये जो EMF है ये नेट कॉम्बिनेशन का EMF दैट इज LS into di by dt पुत्र। तो यहाँ पे L1 plus di by dt, क्योंकि करंट सेम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी सेम होगा। देन इट कुड बी di by dt प्लस L2 di by dt। di by dt आप कॉमन लेके काट देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, LS यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विच आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन जितने भी आपके पास कनेक्ट होंगे उनको आप सिंपली ऐड करेंगे जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। तो ग्रुपिंग ऑफ कॉइल के अंदर जो सेकंड केस होगा वो होगा पुत्र कॉइल्स इन पैरेलल। अगेन हम मान रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो 0 है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 है, आपने दो कॉइल्स को कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो उन दोनों के थ्रू ईएमएफ सेम होगा। पैरेलल का रूल है, पोटेंशियल सेम होता है, जैसा आप अप्लाई करते हैं सिर्फ करंट डिवाइड हो जाता है I1 और I2 में। तो यानी कि जो नेट करंट है सर्किट का वो होगा I1 प्लस I2। अब दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो di by dt इज इक्वल टू di1 प्लस dt प्लस di2 by dt। अब यहाँ पे EMF इज इक्वल टू L into di by dt है उत्तर, तो di by dt इज इक्वल टू E by L होगा। तो नेट का होगा EMF अपॉन L इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू EMF अपॉन L1 प्लस EMF अपॉन L2। तो यहाँ पे EMF कॉमन लेके आप काट देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, 1 अपॉन LP इज इक्वल टू 1 by L1 प्लस 1 by L2। तो इस हिसाब से आप ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स के अंदर पैरेलल का भी केस देख सकते हैं।